Atom is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction. जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। यहाँ पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी तुम्हारी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी जाकर के 11वीं में। महर्षि कन्नड़ इन्होंने बोला अगर किसी मैटर को तुम डिवाइड करते हुए चलोगे, डिवाइड करो और डिवाइड करो और डिवाइड करो, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओगे तो अल्टीमेटली तुम्हें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसी पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम। इलॉन मस्क का नाम सुना किसी ने? द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, और रिचेस्ट से भी ज्यादा द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ। देखा होगा ना तुमने विराट कोहली और जितने भी सेलिब्रिटीज है काले काले पानी पी रहे होते हैं, तो वो एल्कलाइन वाटर होता है। एक ऐसी थ्योरी जो इस दुनिया में होने वाले सारे फिनोमेनास को समझा दे, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स क्या होता है? तो तुम्हारा एक डाउट था कि एटम्स से भी छोटे पार्टिकल होते हैं तो इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्यों नहीं कहते? किसको? एटम्स को तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं भाई। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, एक पूरा का पूरा एटम पार्टिसिपेट करता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम्स। अब इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली, ठीक है भाई, सूरज, पंचोली और अभिषेक, तो जो एटम्स होता है उसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, एटम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे तुम्हें यहां दिखाई दे रहा है पीपीटी में, ठीक है ना। लेकिन इसका स्ट्रक्चर इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब सारी कॉम्प्लिकेशन, तुम्हारे डाउट्स आएंगे यहां पर धीरे धीरे, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं ये केमिस्ट्री का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट मतलब तुम स्टेप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी यही चीजें तुम सेम चैप्टर इसी नाम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से 11th क्लास में भी है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी तुम्हारी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी जाकर के 11वीं में, ठीक है। तो क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें एटम्स के अंदर तुम्हें बीच में दिखाई दे रहा है क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये। बीच में क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, और इसके अराउंड कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम बात करें, ये वाला दिखाया था, जैसे हमारे पास क्या प्लांट है, कोई प्लांट का सेल, अनियन है बेसिकली, तो अनियन किसका बना होता है? प्लांट सेल है। इसको अगर मैं जूम इन करना स्टार्ट करूं तो क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। कौन सा सेल है? प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है हमारे पास? सेल क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट। सेल क्या होता है हमारे पास? सबसे लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी लाइफ, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है हमारे पास? सेल। अब सेल भी फर्दर किसका बना होता है? कई बच्चों के दिमाग में ये भी होता है, किसी ने मेरे से भी डाउट्स पूछा था, सर एटम छोटा होता है या सेल छोटे होते हैं? एटम, सेल जो है वो कई सारे एटम्स के बने होते हैं। सेल सबसे छोटा, तुमने पूछा था, तुम ही हो। तो सेल सबसे छोटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? सेल होता है। लेकिन मैटर का सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है? एटम होता है, जिसको सेल भी तुम्हारे फर्दर किसके बने होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। किसके बने होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स फर्दर किसके बने होते हैं तुम्हारे पास? ये पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने पार्टिकल वर्ड यूज किया था। अब ये पार्टिकल्स भी किसके बने हुए? फर्दर एटम्स के बने हुए। किसके बने हुए हैं? एटम्स। अब इन एटम्स की खास बात क्या है? इसमें और क्या देखना चाहते हो? सबसे छोटे पार्ट यही है। जब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस। इससे और छोटा क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, कुछ और छोटा करना है इससे? इसको जूम इन करके क्या देखोगे? इससे छोटे कुछ है ही नहीं बेटा। सबसे छोटा एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, वो भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, और बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसका बना होता है? सारे बोलो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। अगले चैप्टर में करेंगे डिस्कवरी कैसे हुई थी प्रोटॉन की, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और कैसे हुई। उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या थॉट्स लगाई थी इनकी डिस्कवरी करने के लिए, वो सारा अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ भाई? तो एक एटम ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत सिंपल पिक्चर है तुम्हारे सामने एटम्स की, इससे एक्चुअल पिक्चर इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें एटम, तो ये कहां से कहानी स्टार्ट हुई थी? अराउंड 500 BC। BC पता है तुम्हें क्या होता है?
बिफोर क्राइस्ट, जैसे अभी चल रहा है 2024 में 500 साल और ऐड कर दो, ऐड कर दो बेटा। जो तुम्हारी टाइमलाइन स्टार्ट हुई थी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई है, जैसे 2024 ये चल रहा है ना अभी, तो इससे पीछे जाओगे तो यहाँ ये एडी चल रहा है, एडी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के डेथ के बाद 2024, जब जिस टाइम पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसको जीरो माना जाता है, रेफरेंस जीरो। और इससे पहले का जो टाइम है उसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। तो 500 बीसी का मतलब ये 500 बीसी, ये 500 साल, और ये 2024 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, लगभग 2500 के आसपास लगा लो। 2500 साल पहले ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी, 2500 साल पहले ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। और कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि हमारे कुछ ऐसे इंडियन फिलोसोफर्स थे जो परमाणु के बारे में कुछ ना कुछ कह करके गए थे। ये क्वेश्चन जो है आज से 2500 साल पहले किसी न किसी फिलोसोफर के, इंडियन फिलोसोफर के दिमाग में आ गया था। उनमें से एक थे महर्षि कन्नड़। इन्होंने बोला अगर किसी मैटर को तुम डिवाइड करते हुए चलोगे, डिवाइड करो और डिवाइड करो और डिवाइड करो, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओगे तो अल्टीमेटली तुम्हें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसी पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम। हाँ, उन्होंने अब हिंदी में तो नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। परमाणु, ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। लेकिन ये जो अब फिर यही सेम चीज कुछ इंग्लिश साइंटिस्ट जो थे, ग्रीस के जो फिलोसफर्स थे, ग्रीस के जो फिलोसफर्स थे, सेम लाइन बोल दी उन्होंने। एट द सेम टाइम, अराउंड सेम टाइम पे उन्होंने क्या बोला था? नाम क्या था? डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस, ये दो ग्रीक फिलोसफर्स थे। जैसे मैं बता रहा हूं कि सारी की सारी जो हिस्ट्री लिखी गई है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो तुम्हारी कहानी जो बयान करी गई है बाय द वेस्टर्न कंट्रीज बयान करी गई है। इंडिया की कहानी भी वेस्टर्न कंट्रीज ने लिखी है, पूरी दुनिया की कहानी वेस्टर्न कंट्रीज ने लिखी है। और जो कहानी अपनी लिखेगा खुद की तारीफ करेगा ना? नहीं करेगा। तो डेमोक्राइटस उन्होंने बोला था कि पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट टाइम, ये ग्रीक फिलोसफर्स थे, ग्रीक फिलोसफर थे, है ना। एक होता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, जहां पर जरूरत होती है वहां पर इन्वेंशन हो ही जाती है। गर्मी लग रही थी किसी टाइम पे, किसी ने पंखे की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। तुमने देखा अभी संडे को, लास्ट संडे को इलॉन मस्क का नाम सुना है किसी ने? द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, और रिचेस्ट से भी ज्यादा द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ बोला जाता है इलॉन मस्क। उन्होंने क्या करा? रीयूजेबल रॉकेट्स, मतलब पहले क्या होता था, रॉकेट्स जो थे वो जाते थे स्पेस में, जाते थे वहां पर, उन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च करा, वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता था। अब उन्होंने क्या करा? रीयूजेबल रॉकेट बनाया, मतलब सैटेलाइट जाएंगे, रॉकेट जाएंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, वापस आकर के अर्थ के ऊपर वापस से लैंड कर जाएंगे। उसी की टेस्टिंग हो गई। हाँ, रीयूजेबल रॉकेट्स। तो रॉकेट जाएंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और वही रॉकेट वापस आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा सैटेलाइट को उसका लॉन्च करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया, क्योंकि इसका जो टारगेट है 2040 तक, 2040 तक स्पेस टूरिज्म स्टार्ट करने का टारगेट है इलॉन मस्क का। ये क्या करेगा? स्पेस टूरिज्म, मतलब स्पेस के अंदर तुम घूमने जाओगे, स्पेस शटल में जाओगे, बैठोगे, एक चक्कर लगाओगे वहां पर, वापस आ जाओगे। तो उसके कॉस्ट को मिनिमाइज करा भाई, कॉस्ट को मिनिमाइज करा। अभी जाओगे करोड़ अरबों लगेंगे, 50 करोड़ की टिकट होगी, लोगे? नहीं लोगे। अब हैं क्या? ले लेना यार, ले लेना। तो ये सारी चीजें इसकी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा इनोवेटर बंदा है, बहुत तगड़ा इनोवेटर है बंदा है इलॉन मस्क। हाँ, क्या उल्टी होती है भाई? ट्रेनिंग दी जाएगी पहले तुम्हें। पता है तुम्हें एक बात बताऊं, स्पेस में जाने से ज्यादा मुश्किल है ओशंस के अंदर जाना। स्पेस में जाने से ज्यादा मुश्किल है ओशंस के अंदर जाना। ओशंस के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है उसको सस्टेन करने के लिए। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला था? डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था? ही एंड हिज मेंटोर, इनके शिष्य ल्यूसिपस, उन्होंने बोला था, फर्स्ट एटॉमिस्ट बोला जाता है ग्रेशन रेडिएशन। इसी सेम लाइन को इन्होंने इंग्लिश में बोली थी
कि किसी भी मैटर को हम डिवाइड करते हुए जाएंगे तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको क्या बोला जाता है, एटम्स। इन्होंने एटम्स नाम दिया था, तो इनको फर्स्ट एटॉमिस्ट बोला जाता है ग्रेशियन ट्रेडिशन में, मतलब उनके कंट्री में बोला जाता है ये हमारे पहले एटॉमिस्ट है। जैसे हम क्या बोलते हैं, महर्षि कन्नड़ फर्स्ट परमाणु, मतलब महर्षि कन्नड़ फर्स्ट एटॉमिस्ट है। फिर यही एक कटियायामा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो ये परमाणु है ना, ये नॉर्मली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ को छोड़ करके, एक्सेप्शंस है, कुछ को छोड़ करके जो तुम्हारे एटम्स हैं, ये जो परमाणु है तुम्हारे पास, ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, किसी ना किसी के साथ कंबाइंड होकर के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, H2O पानी बना लेता है। कार्बन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो CO2 बना लेता है, और भी बनाता है, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे अरबों कंपाउंड्स बनाता है, H2O बना लेता है। नाइट्रोजन का एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो N2 के साथ, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइंड हो जाता है, N2 बना लेता है। ऑक्सीजन तुम्हारा अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ O2 बना लेता है। तो बेसिकली जो तुम्हारे पास ये कुल मिलाकर के क्या है, हमारे पास पार्टिकल्स है या परमाणु है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। फिर मैंने तुम्हें एक चीज ये बताई थी, कि पूरी यूनिवर्स कितने परमाणुओं से बनी हुई है, 118। हाँ, तो पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है ना हमारी, वो किसकी बनी हुई है, इन्हीं 118 एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। मतलब अगर मैं तुम्हारी बात करूं, एग्जाम्पल तुम्हारा ले लेता हूं, राघव कितना वेट है तुम्हारा, 50 kg, तुम्हारा कितना ध्रुव, 100 पकड़ लेते, 30 किसका है यहां पर, चलो दो का मिला करके 100 कर देते, ठीक है, 70 और 30, 60 और 40 कर लेना। अगर मैं बात करूं तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारा 70% वेट सिर्फ 2 परमाणुओं से बना हुआ है, 2 एटम से मिलकर के बना हुआ, कौन कौन से, H2O। अगर मैं बात करूं H2O पानी से बना हुआ है ना तुम्हारा, ये तो पता होगा कि हमारी बॉडी वेट 70% किसकी बनी हुई है, पानी की। तो अगर हमारी बॉडी वेट पानी की बनी हुई है, तो कौन से 2 एटम्स है इसमें, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये समझ में आ रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो 70% तुम्हारी बॉडी का जो मास है ना, वजन, वेट, वो किसका बना हुआ है, 2 परमाणुओं का, 2 एटम्स का बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब यही 118 एटम्स, ये 118 एटम्स कैसे दिखते हैं, देख लो इसको, फिर से देख लो, इसको क्या बोला जाता है, ये सारे 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने का सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड है, इजीएस्ट एक पोर्ट्रेट है, एक पिक्चर है, जिसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। क्या बोला जाता है, सारे बच्चे ये सारे के सारे नाम याद करो। हाइड्रोजन कौन कौन से, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कुल मिलाकर के 118, ये देख लो भाई, यहां पर कुल मिलाकर कितने हमारे पास, 118 है। तो पूरी यूनिवर्स इन्हीं 118 टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बनी है। समझ में आती है चीजें। और केमिस्ट्री में स्टडी करने का मतलब यही है कि इन्हीं 118 एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करना है, अभी नहीं, अगले 8-10 सालों में। बहुत टाइम है, 8-10 सालों में तो कर ही लोगे यार, इन्हीं की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। अभी पढ़ोगे, केमिस्ट्री ऑनर्स करोगे तो फिर वहाँ केमिस्ट्री में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, है ना, फिर मास्टर्स करोगे, फिर PhD करोगे, तब जाकर के एक्सपर्ट बन जाओगे बिल्कुल। उसके अलावा ये 20 तक तुमने बोला, यहाँ तक 20 तक, कैल्शियम तक। उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास एलिमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, यूज होते रहते हैं, जैसे कि Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वेरी गुड। उसके अलावा कौन सा गोल्ड यार तुम, दिस इज Ag, सिल्वर। Ag क्या होता है हमारे पास, सिल्वर। Au क्या होता है हमारे पास, गोल्ड। Hg क्या होता है, मरकरी, वेरी गुड। Pt प्लैटिनम, Pt क्या होता है, प्लैटिनम। उसके अलावा ये चारों एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड दिस इज आयोडीन। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है नोबल गैस, ओ सॉरी हैलोजेंस। क्या बोला जाता है इनको? हैलोजेंस। हिलोजेंस, हैलोजेंस बेसिकली, जैसे हैलोजन लाइट के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सुना? जो तुम्हारी स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट, येलो कलर की लाइट ऐसे चमक रही होती है, ऐसे खड़ी रहती है, ऐसे येलो कलर की लाइट निकल करके आ रही होती है। तो होता क्या, हैलोजेंस का मतलब होता है कुछ ब्राइटनेस, कुछ चमक। तो जो तुम्हारे स्ट्रीट लैंप्स ऐसे लगे होते हैं ना, जिसमें से तुम्हारी लाइट लगी होती है, यहाँ से रोशनी निकल रही होती है, इनमें क्या होता है, इनमें कोई ना कोई गैस डाली होती है। इन हैलोजेंस के कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं। जैसे अगर तुम इसके अंदर मान के चल लेते हैं, इसमें हम क्लोरीन डाल देते हो, एग्जैक्टली मुझे कलर याद नहीं है इसका, लेकिन अगर तुम्हें इसमें से क्या चाहिए, येलो कलर की लाइट चाहिए, तो इसमें गैस कौन सी डाल देते हो तुम बल्ब के अंदर? क्लोरीन। तो वो क्या करता है, येलो लाइट एमिट करता है। हाँ, तो ये क्या करते हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होती है जिसको हैलोजेंस बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, हैलोजेंस। और इनका नाम क्या है, नोबल गैसेस। ये सारा नोबल गैसेस ये, लेकिन हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, ये यहाँ आयोडीन तक है। हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये क्या कहलाते हैं? ये क्या हमारे पास? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है इनको? नोबल का मतलब होता है ऐसे मंत्री लोग नहीं होते थे, अगर तुमने किसी ने, जैसे पुराने जमाने में जो मंत्री लोग होते थे ना, किसी ने मूवी देखी होगी लाइक जोधा अकबर या फिर बाहुबली, तो देखी होगी सभी ने, देखिए ना बाहुबली। तो बाहुबली देखी होगी, तो होता क्या था कि जो राजा वगैरह होते हैं ना, या उनके मंत्री लोग भी जो होते हैं, वो जनरली जो नॉर्मल पीपल है ना, उनके साथ घुलते मिलते नहीं थे। उनके साथ घुलते मतलब अपनी प्रजा को ये नहीं पता था कि उनका राजा कैसा दिखता है, अपनी प्रजा को नहीं पता होता था। जैसे बाहुबली को पहचानते थे क्या सारे उनकी प्रजा? जब, अरे यार, जो वो नहीं अरे वो देशाटन में नहीं गया था, सेकंड वाले बाहुबली 2 में, स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नहीं गया था देशाटन पे, क्योंकि उसको नहीं जानते थे, पहचान नहीं रहे थे उस लोग, उसके आसपास के जो राज्य के। तो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। हाँ, कुछ खा के आए हो भाई? हैं? गैस तुम्हारे सर में चढ़ गई है फिर, ठीक है? इधर देखो, ओए इधर देखो। तो नोबल गैसेस, तो नोबल का मतलब क्या होता है, मंत्री लोग, ठीक है ना? तो वो क्या करते थे, जनरली किसी से मिलते जुलते नहीं है। तो ये भी है ना, नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते जनरली। ये क्या नहीं करते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। और दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब होता है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ठीक है? उसमें लर्न क्या करना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, पढ़ना है पढ़ लो सारा, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन तक तो पता होना चाहिए, ठीक है? पीछे समझ में आ रहा है तुम्हें? अभिषेक एंड वो बता देना प्लीज, यहां तक क्लियर है? तो जो भी मैंने यहां पर ये सर्कल कर रखे हैं या 20 तक, उसके बाद जो सर्कल कर रखे हैं, ये सारा हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं एटम से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना होता है, ठीक है? ठीक है यहां तक? ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये एटम्स जनरली हमने पढ़ा है कि जो एटम्स है वो जनरली किस में एग्जिस्ट नहीं करते, किस में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, नोबल गैसेस को छोड़ करके। वो किसी न किसी के साथ कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। अब ये सारे सच है, मैं झूठ नहीं पढ़ाता। सुनो रुको, हाँ नहीं नहीं सारे ठीक है, ये सारी सच्चाई तुम्हें एक साथ ही जाननी है। हाँ, जिंदगी की सारी सच्चाई तुम्हें एक साथ जाननी है। जिंदगी बहुत बहुत स्ट्रेसफुल है, डोजेस में लो उसको, ठीक है ना? सच्चाई एक एक करके लो, नहीं तो फिर एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। तो कहने का मतलब यहां पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो मैंने बताया, जो एटम्स है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, मोस्ट ऑफ द एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये किसी न किसी के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और ये कंबाइन करने के लिए कुछ लॉज फॉलो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
लॉज और भी होते हैं, हमारे सिलेबस में 2 है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन एक्सप्लेन करेगा? अमन समझ में आ रहा है बेटा? ये करी थी क्लास अटेंड तुमने? ये नहीं करी थी, यहां तक समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अगर मैं यहां पर 2 चीजों को आपस में रिएक्ट कराता हूं, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, तो बनता क्या हमारे पास? वाटर। क्या बनता है? जो ये आपस में रिएक्ट करता है ना बेटा, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। और ये ध्यान रखना, बीच में ये वाला साइन आता है एरो का, इक्वल टू मत लगा देना, यहां पर प्लस आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, वो किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जितना मास तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है ना, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लॉस नहीं होता ना कुछ गेन होता। तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तुम्हारा मास डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कुछ मास क्रिएट होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जांपल ले लेते हैं इसका, अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन मैंने कितना ले लिया? 2 ग्राम, और ये कितना ले लिया मैंने? 16 ग्राम। कितना ले लिया? 16 ग्राम। तो एग्जैक्टली 18 ग्राम पानी बनेगा भाई, एग्जैक्टली 18 ग्राम पानी बनेगा। ये नहीं है कि 2 ग्राम 16 ग्राम यहां 17 बन रहा है, और ऐसा भी नहीं है 2 ग्राम 16 ग्राम को रिएक्ट करा 19 ग्राम बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर मैंने यहाँ 2 ग्राम 16 ग्राम इसका ले लिया, तो हमारे पास वाटर कितना बनेगा? 18 ग्राम। ना ही इससे कम ना ही इससे ज्यादा। तो मतलब ना ही मास कुछ डिस्ट्रॉय होगा तभी तो कम बनेगा ना भाई वहां पर, और ना ही कुछ मास नया क्रिएट हुआ। तो मास नहीं कभी क्रिएट होता है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। तो यही है तुम्हारा द टोटल मास ऑफ मटेरियल, द टोटल मास ऑफ मटेरियल आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज सेम एज द टोटल मास बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है ना? ये किसने दिया था? लेवॉइजियर एंड लैंडॉट। मैटर, ये इसकी स्टेटमेंट है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द कोर्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन दो इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के वाटर बना दिया उसने, एक फॉर्म कन्वर्ट हो गया ना दूसरे फॉर्म में, लेकिन ना ही कुछ मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट की। या ऐसे भी बोल सकते हो कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं मैटर क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर है ये चीज सभी को? कोई डाउट किसी के? यहां तक ये वाला लॉ क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इसका आंसर दो। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ये कितना हमारे पास? ग्राम। रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? 6 ग्राम। ये इथेनॉइक एसिड 6 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट्स बन रहा है हमारे पास 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कितना बन रहा है हमारे पास? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम वाटर। और ये कितना बन रहा है हमारे पास? 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइट, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइट। चेक करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितना आ रहा है इधर का मास? मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है हमारे पास? और यहां कितना आ रहा है बेटा? मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है? एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? ये जस्टिफाई कर रहा है। इट इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 6-5 कर, हाँ ठीक है। क्या हुआ? ऐड करके बताओ ना, हैं? 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 कितना हो रहा है? 11.3 आ रहा है। हाँ 11.3 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हमेशा होता है। हमेशा क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो मास तुम्हारा कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं होता ना कुछ क्रिएट होता ना। क्लियर है यहां तक? और देखो नेक्स्ट
अच्छा ये तो उसका क्वेश्चन है। इससे पहले ये देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करो भाई रुद्रा। कुछ गलत नहीं है, किसने बोला ये? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताओ भाई। बाय मास, मास का रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल इसने बताया रुद्रा ने कि किसी भी कंपाउंड के अंदर CO2 ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, तो CO2 के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं ना भाई, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड। अब समझ में आया मैंने यहां पर 12 ग्राम क्यों लिया था? क्योंकि कार्बन का मोलर मास क्या होता है? 12 ग्राम, 12 होता है इसका। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितना होता है? तो यहां कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन है ना हमारे पास, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 32 ग्राम। कितना हो जाएगा? 32। एक कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अगर ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 4:3:8। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज का। क्यों? अगर ये चीज तुम्हें ये बताता है कि 3 ग्राम कार्बन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। 3 ग्राम को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 8 ग्राम, 8 ग्राम। अगर मैं यहां पर 3 ग्राम की जगह मान के चलेते हैं 9 ग्राम ले लेता हूं, 3 ग्राम की जगह कितना ले लेता हूं? 9 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा भाई? 24 ग्राम। कितना लेना पड़ेगा? 24 ग्राम। ठीक है। अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लो, H2O, इसका रेशियो याद कर लो भाई, 3:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ये होता है 2, रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो अगर मैं रेशियो निकालूं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूं, तो 1:8। इसका इंपॉर्टेंस है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। 1 ग्राम को कंप्लीटली रिएक्ट करने की, जब भी पानी बनाना है ना, अगर तुम्हें 9 ग्राम पानी बनाना है, 9 ग्राम पानी बनाना है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लो, 1 ग्राम हाइड्रोजन लो और 8 ग्राम ऑक्सीजन लो। क्या लो? 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो तुम्हारा क्या बनेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है भाई अमन? तो 9 ग्राम, 1 + 8 कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। अगर तुम यहां पर 5 ग्राम लेते हो, इसको क्या ले लिया तुमने? 5 ग्राम, तो ये कितना लेना पड़ेगा भाई? 40 ग्राम। ये समझ में आ रहा है? तो कभी तुम्हें 45 ग्राम पानी बनाना है, तुम्हारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन कितना है? 5 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना लेकर के आओगे मार्केट से? 40 से लेकर के आओगे ना, ज्यादा तो नहीं लेकर के आओगे, ज्यादा पैसे तो नहीं पे करोगे, और कम लेकर के आओगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। अगर 5 ग्राम, ये 40 ग्राम लेकर के आओगे, 40 से ज्यादा लेकर के आओगे तो जो बचा एक्स्ट्रा है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। रेजिड्यू, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं उसको, रेजिड्यू, एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है। तो 5 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए होता है? एग्जैक्टली 40 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी स्टेटमेंट देख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स। हमेशा फिक्स्ड एलिमेंट से बनता है वो, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड है। वाटर हमेशा H2O से बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है भाई, और उनका रेशियो, मास का रेशियो भी क्या रहता है? हमेशा फिक्स्ड, 1:8। कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मास का रेशियो क्या रहता है? हमेशा फिक्स्ड। सभी को क्लियर है ये चीज? पीछे अभिषेक क्लियर है? ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन क्लियर है यहां तक? आगे नेक्स्ट देखो। अब ये सारी थ्योरी चल रही थी, लॉ चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी पूरा ढंग से, कहते हैं ना इसको, एक वेल डिफाइंड तरीके से एटम्स को समझाने की कोशिश नहीं करी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट जो करी थी वो डाल्टन्स ने करी थी। डाल्टन्स ने क्या बोला था? ये थियरीज है तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि हर एक मैटर किसका बना होता है? सारे बोलो। बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एटम्स। बिल्कुल करेक्ट बोला है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है वो? एटम्स का। किसका बना होता है? एटम्स का। हर एक जो मैटर है, मैटर तो बहुत सारी चीजें हमारे पास, जो भी तुम्हें आसपास अपने दिखाई दे रही है, वो सारा क्या है? मैटर। और किसका बना होता है? बहुत ही छोटे पार्टिकल, जिसको क्या बोला जाता है? एटम्स। सेकंड क्या बोला था? एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल होते हैं, उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा, सबसे छोटे पार्टिकल है, और ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में नहीं क्रिएट किए जा सकते हैं,
ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ना तुम एटम्स को जान लगा लो, कुछ भी लगा लो, एटम्स को ना कभी तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय, ना एटम को कभी क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय। ठीक है यहां तक? ये जो है हमारे पास सेकंड वाला जो लॉ है, इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके ऊपर बेस्ड है ये लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्लियर है यहां पर? हाँ राघव कुछ कह रहे थे, बोलो। नहीं, इसकी पिक्चर दिखाऊंगा आज मैं तुम्हें एटम्स की, जो सबसे लेटेस्ट पिक्चर खींची गई है इसकी, सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो उसकी पिक्चर खींची गई है वो दिखाऊंगा अभी। ठीक है, दिखा दूंगा, तुम पहचान लेना कैसा दिख रहा है, सेल्फी ले लेना उसके साथ। रुक तो जाओ, अगला क्या बताया था उन्होंने? थर्ड वाला क्या बताया था? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। जैसे हमें पता है कि कुल मिलाकर कितने एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में? 118। एक फिक्स्ड एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, सारे के सारे कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। किसमें? मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। किसमें भी? मास और केम। जैसे मेरे एग्जांपल पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है ना, गोल्ड एक एलिमेंट है हमारे पास, एयू सिंबल होता है इसका, पढ़ा है ना? एयू क्या होता है इसका सिंबल? एयू। तो ये गोल्ड के एटम से मिलकर के बना होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये लड्डू नहीं है भाई, ये गोल्ड के एटम से। ठीक है, तो ये गोल्ड के एटम से, सारे के सारे गोल्ड के एटम से मिलकर के बने होंगे गोल्ड। तो ये जितने भी तुम्हारे एटम्स है ना, ये गोल्ड के जो जितने भी एटम्स है तुम्हारे पास, ये सारे के सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब, रुद्रा आवाज नहीं प्लीज, बिल्कुल सारे के सारे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एटम छोटा होगा कोई बड़ा होगा, किसी का मास ज्यादा होगा किसी का अलग होगा, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी किसी की अलग होगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, सबका साइज सेम होगा, सबका मास सेम होगा। किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज क्लियर है? सभी को क्लियर है ये सारी चीजें? अगला वाला चौथा वाला बताओ। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे ना अमन, वो क्या होंगे? हमेशा डिफरेंट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये हमारे पास एयू के एटम्स है, अगर मैं हाइड्रोजन के एटम पकड़ लेता हूं, तो हाइड्रोजन के एटम और गोल्ड के एटम्स टोटली डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना होगा हाइड्रोजन गैस, और गोल्ड किसका बना होगा? गोल्ड के एटम से मिलकर के बना होगा। तो जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना हमारे पास, उनके मासेस, एटम्स के मासेस हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। समझ में आया कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कभी भी सेम नहीं होते। इन्होंने बताया डाल्टन्स ने ये चीज। ठीक है यहां तक? उनका मास भी अलग होगा सभी का, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, दूसरा बताया इन्होंने, एटम्स हमेशा है ना स्मॉल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। ये बहुत टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कभी भी कंपाउंड बनाते हैं ना, मैटर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं H2O, तो अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है भाई? एटम्स का रेशियो कितना है? 2:1। 2:1। एटम्स का रेशियो कितना बेटा? यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम्स कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं? 1। तो रेशियो कैसा है तुम्हारा? सिंपल है ना भाई? सिंपल का मतलब होता है 1:1, 1:2, 2:3, 3:4 तक चलेगा। ठीक है आयुष्मान खुराना, क्लियर है ये चीज? तो एटम्स कभी भी क्या करते हैं? स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे H2 एक कंपाउंड है, CO2 ले लो एग्जांपल, CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो क्या है? एटम्स का 1:2। क्या है? 1:2। एक कार्बन दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या बनेगा? CO2। ठीक है यहां तक? तो ये हमेशा क्या होता है? सिंपल होता है। सिंपल कहां गया? एटम्स कंबाइन द रेशियो स्मॉल होता है ये रेशियो, सिंपल या स्मॉल रेशियो होता है तुम्हारे पास, लेकिन बाद में देखेंगे इसका। दूसरी चीज है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। वही सेम चीज, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर होता है इनका नंबर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर कितना? 2:1 है ना। और वाटर के अंदर हमारे पास काइंड्स ऑफ एटम्स कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास काइंड्स ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला पानी H2O से बना होगा और तुम अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग होगा, उसका पानी अलग होगा, नाले का पानी का फॉर्मूला अलग होगा। गलत। सब नाले का पानी ले लो, कोई सा भी पानी ले लो, पानी चांद पे अगर तुम्हारा अवेलेबल है, वाटर कहीं पे भी अवेलेबल है, मार्स पे, चांद पे, कहीं पे भी, वाटर का फॉर्मूला हर जगह यही होगा, H2।
पार्टिकल्स काले, किसकी बता रहे हो? नाले के पानी की? नाले के पानी में पानी के अलावा भी बहुत कुछ होता है, उसकी वजह से अब उसको, नाले के पानी को फिल्टर करोगे ना तो उस पानी को तुम पी सकते हो आराम से। भाई जो तुम्हारे घरों में पानी आता है फिल्टर करके ही आता है। तुम वेस्ट क्रिएट करो, साफ होता है, वही तुम पीते हो, फिर वेस्ट क्रिएट करते हो, साफ, रिसाइकल। जो ब्लैक वाटर होता है वो एल्कलाइन वाटर होता है, और ब्लैक वाटर जो होता है वो एल्कलाइन वाटर होता है। एल्कलाइन वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, साफ होता है। एल्कलाइन, एल्कली नहीं पता तुम्हें क्या होता है? तो सुना, क्या ही सुना तुमने? जो ब्लैक वाटर जो होता है, यही तो साइंस है, यही तो इंपॉर्टेंस है। दुनिया की समझ तुम्हारी बढ़ जाती है साइंस पढ़ने से, है ना? देखा होगा ना तुमने, विराट कोहली और जितने भी सेलिब्रिटीज है काले काले पानी पी रहे होते हैं, तो वो एल्कलाइन वाटर होता है। एल्कलाइन वाटर घरों में भी बना सकते हो। क्या कह रहे हो राघव? टेस्ट वैसे ही होगा नॉर्मल जैसे होता है, थोड़ा सा अलग होगा। पिया तुमने? ज्यादा महंगी नहीं आती, 400-500 रुपए की बॉटल आती है। कितनी की आती है भाई? ऐसी है ना, 400-500 की बॉटल आती है ना? 400 रुपए की इतनी आधे लीटर की बॉटल आएगी। 100 रुपए की भी आती है, ठीक है। तो एल्कलाइन वाटर होता है। एल्कलाइन वाटर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए पीते हो। इसमें एडेड मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स एडेड, जो भी तुम्हारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है ना मिनरल्स, वो सारी इसमें एडेड होती है। अब मैं बता रहा हूँ, ये डेल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी ना, वो लगभग उसने दी थी, कब दी थी भाई? इसने 5000%। अरे यार, इसने तो 200-250 साल पहले दी थी, 1700 समथिंग। तो इसने जो है, डेल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो 1700 कुछ 1800 के कुछ टाइम में दी थी, 150-200 साल पहले दी थी। लेकिन अब क्या है, इसके जो थ्योरीज थी ना एटॉमिक, आवाज आ रही है? किसकी आ रही है? प्रिंस, तुम्हारी आ रही है? गुनगुन गुनगुन आवाज आ रही है, एकदम आ रही है भाई यहाँ पर एकदम ही। इधर देखो भाई। तो ये सारे, ये जो थ्योरीज थी, इनमें कुछ कमियां थी। क्या थी कमियां? कौन बताएगा? दक्षा तुम ही बता दो, चलो। इधर देखो भाई, एटम को लिमिटेशंस क्या थी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की? एटम को नहीं, अब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं माना जाता आज के डेट में, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, क्योंकि तुम्हारे एटम फर्दर किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन्स के। तो इसको डिवाइड भी किया जा सकता है, और ये सबसे छोटे भी नहीं होते। तो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स। आगे ध्यान से सुनो भाई, इसकी सेकंड वाली थ्योरी क्या थी? कि सेम एलिमेंट के सारे एटम्स कैसे होते हैं? सेम। घूम जाओ ऐसे। सेम एलिमेंट के सारे एटम्स कैसे होते हैं? सेम। लेकिन सेम एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं भाई। सेम एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक एटम, इसका मास 1 भी होता है। एक हाइड्रोजन का सेम एटम, उसका मास 2 भी होता है। और हाइड्रोजन का सेम एटम, उसका मास 3 भी होता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका मास क्या होता है? सेम एलिमेंट जिनका मास क्या होता है? अलग अलग होता है। जिनका मास क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी के होते हैं, लगभग सभी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पहले ही बताओ। तुमने सारी साइंस इधर ही पढ़ ली तुमने। तो इनको क्या बोला जाता भाई? आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट के एटम्स का मास अलग अलग हो सकता है। उन्होंने बोला था सेम एलिमेंट के एटम्स का मास क्या होगा? सेम होगा। डेल्टन्स जी ने बोला था। इन्होंने क्या बोला? सेम एलिमेंट के मास, एटम्स का मास अलग अलग भी हो सकता। फिर उन्होंने बोला था डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास सेम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सेम भी हो। फॉर एग्जाम्पल आर्गन इसका मास 40 होता है, और कैल्शियम इसका मास भी क्या होता है? 40 होता है। ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, लेकिन दोनों का मास क्या है? सेम है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास सेम भी हो सकता है, मे हैव सेम मास।
इनको क्या बोला जाता है? आइसोबार्स। क्या बोला जाता है? आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का मास सेम भी हो सकता है। उन्होंने बोला था, डाल्टन जी ने बोला था कि दो डिफरेंट एलिमेंट का मास हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट का मास सेम भी हो सकता है। आइसोबार्स बोलते हैं। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना, एक सब्सटेंस या अलग अलग सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने, एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने, वो उनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। बने एक ही से, बिल्कुल ही बने एक ही से, लेकिन सभी की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे उनको क्या बोला जाता है? सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एग्जांपल कोई देगा? एक ही एटम से मिलकर के बने लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग। कार्बन, कार्बन का कोयला, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, ये सारे के सारे एग्जैक्टली कार्बन से बने, लेकिन कोयले की प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी और डायमंड की प्रॉपर्टी सबको पता है। डायमंड मिलता है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2 लाख का, ये मिलता है 2 रुपए का, ये फ्री में ले आओ उठा करके कहीं से। ठीक है, तो कोयला, ग्रेफाइट और डायमंड, तो ये डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, ये सारे के सारे क्या है? सेम एटम से बने हुए, कार्बन से बने हुए सारे के सारे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सबकी क्या है? मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड जो होता है तुम्हारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, शाइनी होता है, कोयला जो होता है तुम्हारा एक कोयले से तुम आग वाग जला सकते हो बेसिकली, तो इसमें क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है। यहां तक क्लियर है सभी को? सब बता दो प्लीज, क्लियर है कि पीछे क्लियर है? हाँ हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन भी फर्दर किसी के बने होते हैं। अभी देखो, साइंस का एक मेन मोटिव बताता हूं तुम्हें। साइंस पढ़ने का एक मेन मोटिव साइंटिस्ट के आगे पता है, एक चैलेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है साइंटिस्ट के? क्योंकि साइंटिस्ट है तो इंसान ही ना, इंसान का माइंड बहुत क्यूरियस है, वो पता नहीं जानना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी थ्योरी दी जाए जिससे तुम इस यूनिवर्स में होने वाले सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाओ। दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने नाम दिया, अभी बाद में नाम हो सकता है चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी नाम दे रखा है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एक ऐसी थ्योरी जो इस दुनिया में होने वाले सारे फिनोमेनास को समझा दे, दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ एवरीथिंग। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा हंसना, जो भी चीजें चल रही है, मून इधर से उधर जा रहा है, सन इधर से उधर जा रहा है, स्टार्स ऐसे क्यों, हर चीज को एक थ्योरी समझा दे, दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने भी तुम्हारे लॉज है ना, अलग अलग लॉज, उन सब का क्या कर पाए वो? यूनिफिकेशन। क्या कर पाए? यूनिफिकेशन। मतलब एक ऐसा लॉ हो जो सारी चीजों को क्या कर दे? समझा दे। दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो इसी की कोशिश में लगे हुए। आज के डेट में फिजिक्स के मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जितने भी फिनोमेनाज हैं उनको तुम 4 फोर्सेस के टर्म्स में समझा सकते हो। सिर्फ 4 ही फोर्सेस हैं। 4 फोर्सेस के टर्म्स में तुम सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। 4 फोर्सेस कौन से? सुन लो आज पहली बार। एक है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक है तुम्हारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन 4 फोर्सेस के बेसिस पे इस दुनिया में होने वाले सारे फिनोमेना को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। वो सारे फोर्सेस तुम पढ़ोगे आगे, 11th से स्टार्ट होगा वो। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये 4 लॉज भी क्यों? एक लॉज होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए जो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दे। इस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, इस पर भी काम चल रहा है। अभी कोई थ्योरी बेसिकली हमारे पास ऐसी नहीं है, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल प्रूवन, एक ऐसी थ्योरी जो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दे। अभी हमारे पास 4 थ्योरी है, 4 फोर्सेस हैं जो इस यूनिवर्स में होने वाली सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी हो रहा है यहाँ पर। उसकी स्टार्टिंग तुम्हारी होगी 11th क्लास में। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, पीछे आगे देखो भाई, द रेशियो 5th वाला, सारे इधर बॉर्डर रख दो बेटा। द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। जिस रेशियो में एटम्स कंबाइन होते, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स्ड हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सिंपल हो, जरूरी नहीं है वो सिंपल हो। जैसे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो पूछूं तुमसे तो क्या बताओगे? 6:12
1/6, ये तो सिंपल हो जाएगा वैसे। इसको कट कर दोगे तो 1:2:1, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल रेशियो 1:2। लेकिन अगर मैं एक और फॉर्मूला लिखूं यहां पर C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, गन्ने का रस जो होता है ना उसका फॉर्मूला है सुक्रोज। इसमें अगर मैं तुमसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछूं तो कितना आएगा? 12:22:11। ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये तो सिंपल है लेकिन वो सिंपल नहीं है। तो एक इसका फॉर्मूला हमारे पास सुक्रोज का। तो बेसिकली क्या बोला था डाल्टन्स ने कि जो जिस रेशियो में एटम्स कंबाइंड होते हैं हमेशा क्या होता है? सिंपल होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सिंपल हो, ऐसा जरूरी नहीं है सिंपल हो। लास्ट क्या है? एटम्स को आज के डेट में इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं माना जाता। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इनडिस्ट्रक्टेबल। ऐसा नहीं माना जाता कि एटम्स क्या है तुम्हारे इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। एटम्स को तोड़ा जा सकता है, एटम्स को तोड़ा जा सकता है, एटम्स को तोड़ा जा सकता है। ये लिमिटेशंस है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। एटम्स को तोड़ा जा सकता है। तुम्हें पता है एटॉमिक बॉम्ब जो होता है ना तुम्हारा, हाँ, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ना, यूरेनियम का न्यूक्लियस वो ब्रेक डाउन होता है, और यूरेनियम के न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन होने से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो एटम्स को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, हिरोशिमा पे जो हुआ था 6 अगस्त 1945 में, जो हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट बॉय, फैट बॉय, फैट बॉय। और नागासाकी पे जो गिराया गया था लिटिल मैन, फैट बॉय एंड लिटिल मैन। तो जो फैट बॉय गिराया गया था उसमें क्या था? 65 kg यूरेनियम था। उस 65 kg यूरेनियम, 65 किलो यूरेनियम ने पूरा का पूरा हिरोशिमा, एक पूरा शहर तबाह कर दिया, एक शहर तबाह कर दिया पूरा हिरोशिमा। अब तुम्हें ये नहीं पता, जिसको तुम अभी इतना छोटा छोटा बोल रहे हो कि एटम इतना छोटा है, दिखता भी नहीं है, इसकी पिक्चर भी नहीं है हमारे सामने, लेकिन इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इस एटम के अंदर इतनी एनर्जी कि पूरे के पूरे अर्थ को तबाह कर सकता है। इसमें इतनी एनर्जी है कि वो पूरे के पूरे अर्थ को तबाह कर सकता है, एटॉमिक बम। और ये एटॉमिक बम कहां पर किस पे काम करता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिस्ट्रक्शन से क्या बनता है हमारे पास? एटॉमिक बम। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इनडिस्ट्रक्टेबल। इसको अब इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं माना जाता, इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब सारी चीज यहीं सीखनी है यार, कुछ 11th का वेट कर लो। एटम्स क्रिएट भी हो सकता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं भाई? किस में? वाटर में, H2O में। तो अगर हमारे पास कह रहा है बाय मास टू फॉर्म वाटर, कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो पता है इनका रेशियो कितना होता है? 1:8। अगर तुम 1 ग्राम की जगह कितना लोगे? 3 ग्राम लोगे, तो ये कितना लेना पड़ेगा भाई? 24 ग्राम। सबको क्लियर है चीज? पीछे सत्यम शिवम सुंदरम, ये मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है यहां तक? ठीक है भाई आरुषि? और तुम तो यार बिल्कुल ही अलग हो, युग अभी दिखा। चलो कोई नहीं, आगे देखो भाई इधर। विच पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कौन सी पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताती है? राघव, सेकंड पॉस्टुलेट, जो भी सेकंड पॉस्टुलेट था ना इसका, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, वही सेकंड पॉस्टुलेट। ठीक है, आगे देखो कौन सा पॉस्टुलेट इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है? एटम्स, फिफ्थ पॉस्टुलेट तुम्हारा। फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या है हमारे पास? एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है ना? तो फिफ्थ पॉस्टुलेट। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, एटम क्या होता है? अब यहां पर एटम डिफाइन कर रहा हूं। एटम क्या होता है? एन एटम इज द डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एलिमेंट, एटम। विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? जो तुम्हारे एटम्स है ना, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते।
जैसे एटम्स जो है तुम्हारे पास, या तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो अगर ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, फ्रीली एग्जिस्ट करने वालों को क्या कहा जाता है भाई? नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है? एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्या है ये हमारे पास? फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, और भी एटसेट्रा। यार डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या बनाते हैं? ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या बनाते हैं कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या तो कंपाउंड्स। जब सेम एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? अगर एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है यहां तक? कंपाउंड्स का बनता है जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे H2O ले लो, बहुत सारे, CO2, ठीक है ना, NH3, HCl, ठीक है ना, NaCl, ये सारे हमारे पास क्या है? कंपाउंड्स। ये हमारे पास क्या है? सारे कंपाउंड्स, ठीक है ना, C6H12O6 एंड समथिंग। तो ये जब फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, एटम्स फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हाउएवर ये ध्यान रखना, फ्रीली एग्जिस्ट करे या नहीं करे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स होते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी। तो जो तुमने पूछा था ना, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होते हैं? एटम्स। नेक्स्ट देखो, ये हमने कर लिया था यहां पर। व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? अब साइज ऑफ एन एटम भी एक बार देख लो प्लीज। सारी साइज का पता है तुम्हें? पिकोमीटर कितना होता है? पिकोमीटर। अगर हम बात करें यहां पर, यूनिट क्या होती है इसकी? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर। कितनी होती है राघव? मीटर। मीटर से छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻² मीटर। इससे छोटी यूनिट क्या होती है हमारे पास? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? -3। एक उससे छोटा क्या होता है हमारे पास? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में कितने होते हैं? कितने होते हैं? माइक्रोमीटर से छोटा यूनिट क्या होता है? नैनोमीटर। नैनो मतलब नैनो 9, 10⁻⁹ मीटर। इससे छोटा क्या होता है हमारे पास? एंगस्ट्रॉम। एक के ऊपर से 0 सर्कल बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 10⁻⁻10 मीटर। इससे छोटी यूनिट क्या होती है हमारे पास? पिकोमीटर। क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। इससे छोटी यूनिट क्या होती है हमारे पास? ऊपर लिख रहा हूं, इससे छोटी क्या होती है? FM, फेम्टोमीटर। तो क्या होता है वो? 10⁻⁻15 मीटर। साइज ऑफ एटम इनमें से कौन सा होता है? साइज ऑफ एटम कौन सा होता है हमारे पास? दिस इज द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम किस में मेजर करते हैं हम? नैनोमीटर में। ये बहुत छोटा है, 10⁻⁹, बहुत, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटा है। और ये हमारे पास क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस का साइज क्या होता है हमारे पास? फेम्टोमीटर में होता है। किस में होता है ये? फेम्टोमीटर। ठीक है ना? तुम्हारी आंखें ज्यादा से ज्यादा यहां तक देख पाती है, मिलीमीटर तक, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तक तुम देख पाते हो। उससे छोटा जो होगा उसको मिलीमीटर, या थोड़ा सा उससे छोटा, हाँ, 1 मिलीमीटर से ज्यादा छोटा तो माइक्रोमीटर में नहीं देख पाते। माइक्रोमीटर की चीजों को देखने के लिए, माइक्रोमीटर की चीजों को देखने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। तो नाम यहीं से पड़ा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो माइक्रोमीटर में रखी हुई चीजों को देख सकता है। अब यहां से ध्यान से सुनना भाई, हम ये एटम को क्यों नहीं देख सकते? एटम को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इससे 1000 गुना ज्यादा छोटा ही है। और हमारा जो माइक्रोस्कोप है ना, जो माइक्रोस्कोप है ना, वो सिर्फ माइक्रोमीटर की चीजों को देख सकता है, नैनोमीटर की चीजों को नहीं देख सकता। ठीक है? तो इससे माइक्रोस्कोप मतलब सिर्फ माइक्रोमीटर तक की रेंज को देख सकता है। हाँ, अगले चैप्टर में बताऊंगा। अगले चैप्टर वेट करो, अगले चैप्टर में पूरा ढंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम देख तो सकते नहीं एटम को, लेकिन हमने इतनी अच्छी, ये क्लियर है सभी को, हमने इतनी अच्छी क्लियर पिक्चर कैसे बना दी एटम की कि ऐसा दिखता है।
बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे बना दिया? देख तो सकते नहीं है इसको कभी, लेकिन हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हमें यह पता चला कि एटम एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसको तुम कभी देख नहीं सकते, आवाज आ रही है? अब इसको तुम कभी देख तो नहीं सकते, नैनोमीटर की रेंज में होता है, लेकिन हमारे पास सबसे भी एडवांस्ड कह सकते हो तुम माइक्रोस्कोप है, इसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। देखो ये लिखा है, दिखाई दे रहा है? भयंकर सा करोड़ों का सेटअप बैठेगा इसका। ठीक है, तो ऐसा ये सेटअप दिखाई दे रहा है बीच में माइक्रोस्कोप, ये पूरा माइक्रोस्कोप का सेटअप। तो ये माइक्रोस्कोप से एक पिक्चर लेने की कोशिश करी एटम की, तो पिक्चर कैसी दिखाई दी? कुछ ऐसी। ये एटम की पिक्चर। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, यही छोटे छोटे एटम्स हैं। हाँ, तो इसकी हेल्प से, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब एटम की पिक्चर लेने की कोशिश करी, तो उनको सबसे बेस्ट पिक्चर ये दिखाई दी, है कि नहीं? ब्यूटीफुल। साड़ी कौन सी? बनारसी। तो एटम्स की पिक्चर इनको कुछ ऐसी दिखाई दी यहां पर। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे लेने की कोशिश करी एटम की पिक्चर, फोटो, तो ऐसी दिखाई दी इसी मशीन से। सिलिकॉन की फोटो लेने की कोशिश करी, सिलिकॉन पड़ा है ना, तो उसकी पिक्चर ऐसी बनी। तो ये पिक्चर दिखाई दी। अभी तुमने एग्जैक्टली जो ये पिक्चर तुमने देखा है ना, ये पिक्चर तो आज तक किसी ने नहीं देखा आंखों से, और देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। उसका रीजन भी बताऊंगा। हाँ यार, कितनी बार बोला है मैंने, अगले चैप्टर में बताऊंगा यार। सब यही सीखना है। 10वीं में भी तो आओ थोड़ा, कुछ 11वीं में भी तो आओ यार, कुछ 12वीं में भी तो आओ। तो हाँ, 10th के लिए तैयार, 10th के लिए तैयार होने के लिए तुम्हें बस 9th पास होना है। आगे देखो भाई, इधर देख लो यार, आधे घंटे में चैप्टर खत्म करना है मेरे को, बस छोटा सा रह गया। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स? तो हमारे पास जो पहले डेल्टन्स ने जो सिंबल दिए थे ना, वो कुछ ऐसे थे पिक्चर की फॉर्म में, लेकिन ये पिक्चर, ये जो तुम्हारे पास थे क्या थे? इसको मतलब गलत नहीं, मतलब इससे बेटर निकल कर क्या, किसने दिया था वो? बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। और उसने क्या सिंबल दिया था, कौन बताएगा? हाँ, तो जो सिंबल दिए थे किसने दिए थे? बर्जीलियस ने। और उन्होंने क्या बताया था? बर्जीलियस ने क्या सिंबल दिए थे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जिसको पता है बताओ भाई आगे। रुक जाओ, जिससे पूछता हूं वही बता देना। प्रिंस बताओ, खड़े हो जाओ। आगे कार्बन, आगे नाइट्रोजन, आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, सबके पोटेशियम, कैल्शियम। किसी को आना है यहां पर सिंबल लिखने के लिए? आना भाई। राघव पता है सिंबल? एक का सिंबल पता है तुम्हें? ये एलिमेंट्स है भाई यहां पर हमारे पास। एलिमेंट्स और इनके सिंबल, सिंबल कौन बताएगा? आता तुम्हें? अर्पित आ जाओ, फटाफट आ जाओ।
उससे मास लिखवा लूंगा, सारे सिंबल लिखो साइड में। हाइड्रोजन, बो, बी, बोरोन का। एनी, साफ साफ लिखो। एल, सिलिकॉन का, थोड़ा साइड हो जाए, ऐसे तिरछे हो जाओ, ऐसे। सिलिकॉन का, फास्फोरस का पी, क्लोरीन का सीएल, सीएल, सीएल। रुको रुको रुको, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारे सिंबल है इसके, ठीक है भाई, ये सारे इसके सिंबल है। अब उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं जिसको सिंबल लिखने हैं, वो आ सकता है यहां पर। आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, टंगस्टन, लेड, जिंक, टिन, ब्रोमीन, सिंबल ही पूछ रहा हूं उसके भी, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यूरेनियम। इनके सिंबल किसको आते हैं? आयरन का सिंबल देखो भाई, कोबाल्ट का CO, निकल का Na, Hg, लेड का, टिन का, Br कहां लिखा है? हाँ ये Br। ये क्या है? इनके सबके सिंबल है, ठीक है, ये क्या है? इनके सिंबल है। अब कुछ के जो सिंबल्स है हमारे पास उनके ओल्ड नेम से आए हैं। ओल्ड नेम किसको याद है? जैसे ये इसका जो सिंबल है किससे आया है? फेरम। और Hg का, मरकरी का, हाईग्राम, गोल्ड का, Ag सिल्वर का, आर्जेंटम, उसके अलावा कॉपर का कर लो, क्यूब्रम। ये सारे क्या है? इनके ओल्ड नेम जहां से इनके सिंबल आया, ठीक है। इसका Pb का कर लो, प्लम्बम। सबके नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। Sn का स्टेनम, ठीक है, बस यही है। इसके अलावा इनमें देख लो, जैसे हमारे पास पोटेशियम का, कहां है भाई पोटेशियम? पोटेशियम का क्या होता है हमारे पास ओल्ड नेम? केलियम। और एक सोडियम होगा, सोडियम का क्या होता है हमारे पास? नेट्रियम। ये क्या सारे इनके ओल्ड नेम, ठीक है भाई यहां तक। जैसे इस जनरली क्या होता है, जो तुम्हारे सिंबल्स होते हैं ना इनके, इधर देखो सारे, क्यूब्रम ओल्ड नेम, क्यूब्रम। जो सिंबल होते हैं ना उसके लिए हम एक लेटर या दो लेटर्स का यूज करते हैं। कितना? एक लेटर या फिर दो लेटर्स। अगर फर्स्ट लेटर होगा तो हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा? हमेशा स्मॉल। जनरली हम पहले लेटर्स का यूज करते हैं या दो लेटर्स स्टार्टिंग के उठा लेते हैं। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर कुछ के सिंबल है, सोडियम का सिंबल Na आ रहा है, Na कहीं नहीं आता है इसमें, तो इसका पुराना नेम था नेट्रियम, वहां से Na उठा लिया। पोटेशियम का सिंबल K कहीं नहीं आ रहा है इसमें, तो केलियम इसका पुराना नाम था, वहां से हमने K उठा लिया। सिमिलरली आयरन में Fe कहीं नहीं आ रहा, तो उसका पुराना नाम था फेरम, वहां से हमने Fe उठा लिया। एंड सो ऑन, सारा हाईग्राम, ऑरम, अर्जेंटम, क्यूब्रम, प्लम्बम एंड स्टैनम, Pt
प्लैटिनम इज Pt। ठीक है, टंगस्टन। क्लियर है यहां तक भाई सभी को? आगे देखो, अब एटॉमिक मास यूनिट कौन डिफाइन करेगा भाई? दक्षा, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट क्या होता है हमारे पास? मैं एटॉमिक मास नंबर नहीं पूछ रहा, तुम बता रहे हो मास नंबर, मैं पूछ रहा हूं एटॉमिक मास यूनिट। कैसे बताया था भाई? सारे इधर फोकस करो। राघव, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? जैसे हमने एक यूनिट डिफाइन कर रखी है, यूनिट समझते हो भाई? हमने क्या कर रखा है? यूनिट डिफाइन कर रखा है। जैसे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कह देता हूं कि ये 1 kg है और मैं कहता हूं कि तुम्हारा मास क्या है? 50 kg है, तो इससे इसके कंपैरिजन में तुम्हारा मास क्या है? 50 टाइम्स ज्यादा है। तो मैंने इसका मास फिक्स कर दिया कि ये 1 kg है और सारी दुनिया को बोल दिया कि भाई सारी दुनिया मान लो कि इसका मास क्या है? 50 kg। सबने मान लिया। अब किसी का मास निकल कर कह रहा है 30 kg, तो मतलब इस मास के कंपैरिजन में उसका मास क्या है? 30 टाइम्स ज्यादा है। इसी तरह से अब केजी में मेजर करते हुए अच्छा थोड़ी लगूंगा एटम का मास। एटम का मास बहुत छोटा होता है, ठीक है, एटम का मास बहुत छोटा होता है। तो हमने क्या कर रखा है? कि नई यूनिट डिफाइन करी जिसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। वो कैसे डिफाइन करी? इधर देखो, कार्बन के एक एटम का जो भी मास है, एक एटम का जो भी मास है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का जो भी मास है उसको क्या करो? 12 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 12 से डिवाइड कर दो। तो जो हमारे पास निकल करके आएगा उसको क्या बोला जाता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला जाता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर मैं ये कहता हूं कि किसी का मास, जैसे हीलियम का, अच्छा ये AMU था, इसी को हमने क्या करा? बाद में U लिखा। U से रिप्रेजेंट करा यूनिफाइड मास। किससे रिप्रेजेंट करा? यूनिफाइड मास। क्यों भाई यूनिफाइड मास से क्यों रिप्रेजेंट करा? 3 लेटर्स का था ना ये। तो IUPAC हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, IUPAC। ये क्या करता है? बेसिकली जितने भी रूल्स केमिस्ट्री से रिलेटेड बनाने हैं ना, वो ये डिसाइड करता है, IUPAC। तो इसने क्या करा? 3 लेटर्स का था तो उसको शॉर्ट करके क्या बोल दिया? U, 1U। एटॉमिक मास यूनिट को U बोल दिया। समझ में आ भाई? जैसे अगर मैं कहता हूं हीलियम का मास हमारे पास क्या है? 4U है, तो इसका मतलब इस मास के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा है। कार्बन का मास अगर मैं बोलता हूं कितना है? 12U है, तो 12 टाइम्स ज्यादा है। ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास अंकिता? 16U, तो इसका मतलब इस मास के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज्यादा है। ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, लास्ट 15 मिनट का चैप्टर और रह गया, जल्दी खत्म करने दो इसको, ठीक है। तो जो हम एटॉमिक मास यूनिट हमने इस तरह से डिफाइन करा, और जो भी मैं मास मेजर करता हूं ना, वो इसके रेफरेंस में मेजर करता हूं, रिलेटिव में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द AMU। AMU के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है उसको। क्लियर है यहां तक? चलो आगे नेक्स्ट देखो। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? कैसे एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई? कंबाइंड फॉर्म। एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई? कंबाइंड फॉर्म। एटम्स या तो तुम्हारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, फ्री एग्जिस्ट करते हैं, या तो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और तीसरा क्या हमारे पास? आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में? आयंस की फॉर्म। फ्रीली एग्जिस्ट जो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके एग्जांपल है तुम्हारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन। कंबाइंड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब सेम एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल H2, O2, N2, ये सब हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, और भी जैसे इसमें O3, P4, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। और कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास? जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। जैसे H2O, CO2, NH3 एंड सो ऑन। समझ में आया तक? और अगर क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं? या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या तो आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो आयंस। आयंस के एग्जांपल क्या है तुम्हारे पास? Na+, O2-, Cl- एंड सो ऑन। ठीक है,
यहां तक क्लियर है? तो ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आयंस की फॉर्म में। अब आयंस क्या होते हैं हमारे पास? आयंस क्या होते हैं हमारे पास? चार्ज्ड स्पीशीज। इनके ऊपर क्या आता है? आयंस के ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास? चार्ज आ जाता है। आयंस मतलब जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की बात करता हूं, सभी पे नहीं आता आयंस। जैसे अगर मैं इसके अंदर NaCl डाल दूं, पानी के अंदर क्या डाल दूं? NaCl, नमक, तो पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे पास Na प्लस और Cl माइनस। इसमें चार्ज आ जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस। अब चार्ज क्यों आएंगे वो अगले चैप्टर में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर Na प्लस और Cl माइनस, इन्हीं को बोला जाता है आयंस। जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोला जाता है? कटायंस। क्या बोला जाता है? कटायंस। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? अनायंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है। कटायंस एंड अनायंस, कटायंस एंड अनायंस। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था? एटॉमिक मास। तो कुछ एटॉमिक मास याद कर लो यार। तो हमें क्या करना है? कुछ मास लर्न करना है। तो मास लर्न करो भाई कुछ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि जो मास होता है एटॉमिक मास, हमने पहले एक यूनिट डिफाइन करी जो कि था एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 1U, मतलब जो हमने मास डिफाइन करा था ना एग्जैक्टली उसी के बराबर होता है इसका मास 1U। हीलियम का मास कितना होता है हमारे पास? 4U। लिथियम का कितना होता है हमारे पास? बेरिलियम का कितना होता है? बोरोन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना? 1। अभी तक वहीं अटके हुए हो तुम 1 पे। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14U। ऑक्सीजन का कितना होता है? फ्लोरीन का कितना होता है हमारे पास? फ्लोरीन का कितना होता है? 19। ठीक है। नियॉन का कितना होता है हमारे पास? 20U। सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का कितना होता है भाई? 28। फास्फोरस का कितना होता है? 31। सल्फर का 32U। क्लोरीन का 35.5U। आर्गन का 40U। इसका और इसका 40U। इनको लर्न करो। तो ये क्या है इनका? एटॉमिक मास। इनका क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमने क्या रेफरेंस यूज करा? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये है यू, यूनिफाइड मास। ठीक है यहां तक? अब अगर हम आगे बात करें, ये कौन सा था? एक सेकंड। एटॉमिक मास यूनिट ये हो चुका है ना हमारे पास, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो चुका है, ये हो चुका है। आयंस, ये देखो। अब आयंस क्या होते हैं हमारे पास? आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड स्पीशीज। क्या होते हैं? चार्ज्ड स्पीशीज। जैसे कुछ एटम्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, कुछ एटम्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होते हैं। वो चार्ज जैसे फॉर एग्जांपल Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH माइनस, ये सब दिखाई दे रहा है। इनके ऊपर चार्ज होता है। जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या बोला जाता है? कटायंस। और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है? अनायंस। क्या बोला जाता है? अनायंस। तो an ion is a charged particles and can be negatively और positively charged। जिस पे नेगेटिवली चार्ज को क्या बोला जाता है? अनायन। और पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोला जाता है? कटायंस। क्लियर है यहां तक सभी को? अब ये आयंस की वैल्यू भी लर्न करो। अच्छा एक चीज और ये देख लो, और एक टर्म रह गया तुम्हारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है अमन?
वहां से खड़े हो, इधर बैठो। एटॉमिसिटी क्या होता है हमारे पास, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्राटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। मोनोटॉमिक मतलब सिंगल, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर। हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड एक्सेट्रा, ये क्या होता है हमारे पास, मोनोटॉमिक, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। डायटॉमिक मतलब दो एटम्स है यहाँ पर, ऑक्सीजन के दो एटम्स है, नाइट्रोजन के दो एटम्स है, क्लोरीन के दो एटम्स है। ट्राई में तीन एटम्स है, O3, यहाँ हाइड्रोजन के दो है और ऑक्सीजन के कितने हैं, एक है, टोटल तीन हो गया ना। और अगर तीन से ज्यादा हो, 4, 5, 6, CH4 5 एटम्स है, हाइड्रोजन के 4 और कार्बन का 1। NH3 पॉलीएटॉमिक, NH3 हाइड्रोजन के 3 और 1 नाइट्रोजन का, और यहां पर ये सिंगल 1। मोनोएटॉमिक हीलियम का 1 होता है, मतलब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हो तो बनता है तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हो तो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ये आयन बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये आयंस की वैल्यू यहां पर ये लर्न करो। कटायंस कौन होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। H के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, प्लस, सारे बोलो पीछे, H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, पोटेशियम, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस। Fe के ऊपर दोनों चार्ज होते हैं भाई, 2 प्लस भी होता है और 3 प्लस भी होता है। 2 प्लस होता है तो उसका नाम क्या होता है, फेरस आयन। जब 3 प्लस होता है तो नाम क्या होता है, फेरिक आयन। Hg2 प्लस मर्करी आयन, बेरियम आयन, Ag प्लस, Pe2 प्लस। कई बार क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, यहां दिखाई दे रहा है, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर के एक चार्ज कैरी कर रहे होते हैं, ऐसे आयन को बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोला जाता है, पॉली एटॉमिक आयन। क्लियर है यहां तक। अब सिमिलरली अनायंस भी होते हैं हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये क्या होता है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्साइड आयन, इनके नाम के पीछे IDE लगता है, क्या दिखाई दे रहा है, ID। ऑक्सीजन है ना ऑक्साइड, फ्लोरीन है ना फ्लोराइड, क्लोरीन है ना क्लोराइड आयन, और इस पे चार्ज 2- होता है, इसमें -1, Br -1, हैप्पी बर्थडे। OH- NO3- नाइट्रेट आयन, OH- इज हाइड्रोक्साइड आयन, NO3- इज नाइट्रेट आयन, CO3- इज कार्बोनेट आयन। PO4 के ऊपर 3- चार्ज होता है, क्या कहते हैं, फॉस्फेट आयन। SO4 2- सल्फेट आयन, SO3 2- सल्फाइट आयन। HCO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये लर्न करना है सारा का सारा आयन। अब ये लर्न करोगे तब जाकर के तुम केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। क्या कर पाओगे, कैसे लिखते केमिकल फॉर्मूला, जैसे देखो यहां पर, जैसे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट और क्लोरीन प्रेजेंट है। इसको सीख लो, इसी चीज के लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है बेसिकली। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का सिंबल कितना होता है, H, क्लोरीन का कितना होता है, Cl। इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट था कितना था हमारे पास, +1, इस पर कितना था, -1। तो इसका चार्ज इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस प्लस नहीं करना होता, 1 इसके साथ कर दो और 1 इसके साथ। 1 हम जनरली लिखते नहीं है कंपाउंड के साथ, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। ऐसे बनेगा ना H1Cl1, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, HCl। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली देखो हाइड्रोजन और सल्फाइड, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1, और इसके ऊपर क्या होता है, -2। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, H2S, ठीक है। माइनस प्लस सिर्फ चार्ज वो बताता है, +1 -1 है ना। अच्छा ये बताता है जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हमेशा आगे जो है कटायन को लिखते हो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पीछे हमेशा अनायन, ठीक है, ये रूल है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो कार्बन और टेट्रा मतलब 4 होता है, क्लोराइड 4, क्लोरीन, ये क्लोरीन का सिंबल है। इसकी कार्बन के ऊपर चार्ज या वैलेंसी कितनी होती है, 4, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, Cl के ऊपर -1, तो यहां लिख दिया 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और 4 इसके साथ, तो C1 CCl4, 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CCl4। क्लियर है यहां तक। फिर मैंने ये सारे फॉर्मूले बनवाए तुमसे, क्या पॉजिटिव, तो कंपाउंड नहीं बनेगा बेटा, एक कटायन और एक अनायन से बनता है कंपाउंड, ठीक है।
मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, लर्न करो इसको, MgCl2 कैसे बनाइए, Mg इधर Cl, Mg के ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Mg1 हम लिखते नहीं है और Cl के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, MgCl2। समझ में आ रहा है? आगे देखो, इधर देखो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैसे बन रहा है, ये कैल्शियम और सल्फेट आयन होता है SO4, सारे इधर किसी की नजर नहीं हटनी चाहिए, +2 और ये -2। अब यहां पर ये नहीं लिखोगे फॉर्मूला Ca2SO4 ये नहीं लिखना, ये 2 से 2 पहले कैंसिल हो जाता है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 1 और -1, ये आएगा ना। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 हम लिखते नहीं है और SO4 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, CaSO4। अगला क्या हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg और यहां पर क्या है CO3। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 और इस पर कितना होता है, -2। इसको पहले सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, +2 -2 कितना आएगा, +1 और यहां पर -1। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और 1 इसके साथ, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला MgCO3। क्लियर है सभी को? लास्ट टॉपिक है ये, फिर छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम और ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +3, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, मेरे को याद है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, Al2O3। ये फॉर्मूला बनाना सीखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है, Al2O3। आगे देखो क्या हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्साइड में O आता है, ऑक्सीजन, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, ये कैंसिल हो जाएगा, +1 -1, तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, सत्यम। नेक्स्ट देखो, सोडियम नाइट्रेट Na, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, NO3, Na पे चार्ज होता है +1 और इस पे होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NaNO3, ये वाला चार्ज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे, ठीक है, NaNO3। आगे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज OH, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, हाइड्रोक्साइड पे होता है -1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 इसके साथ, तो ये मत लिखना, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसे मत लिखना। जब तुम्हारे पास पॉलीएटॉमिक आयन होगा ना, OH 2 एटम्स है ना यहाँ पर, और इसके साथ 2 लिखना है, तो इसको ब्रैकेट में डाला जाता है, CaOH का होल ट्वाइस ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज? आगे देखो, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का ये होता है फॉर्मूला NH4 और सल्फेट का होता है SO4, इस पे चार्ज होता है +1, इस पे होता है -2, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो NH4 ऐसे मत लिख देना, यहाँ पर 2 ऐसे गलत हो जाएगा, NH4 को किस में डालोगे, ब्रैकेट में, और यहाँ क्या आएगा, SO4 के साथ 1 लिखोगे तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा NH4, अमोनियम था, अच्छा यहाँ ये गड़बड़ है, एल्युमिनियम लिखा, मैंने सोचा एल्युमिनियम है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगला है हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या बनेगा, Al और क्लोराइड में Cl, Al पे चार्ज क्या होता है, +3 और इस पे होता है -1, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, AlCl3, ये रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे देखो, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये हाँ, ये अमोनियम वाला ही गलत था ना यहाँ पर, ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 था यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने करा दिया था करेक्टर। सोडियम क्लोराइड Na और क्लोरीन में Cl, इस पे चार्ज होता है +1, इस पे होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, NaCl। समझ में आ रहा है ऋषि पीछे? हाँ, योग। अगला हमारे पास क्या है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास क्या, Cu, और नाइट्रेट के ऊपर कितना होता है, इस पे कितना होता है +2 और इस पे कितना होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Cu के साथ 1 लिखोगे नीचे और NO3 के साथ नीचे 2, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर है यहाँ तक? कैल्शियम कार्बोनेट, तो मतलब सारे फॉर्मूले ऐसे बने, कैल्शियम कार्बोनेट Ca, और कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है, इस पे +2 इस पे -2, कैंसिल हो जाएगा, +1 -1, तो बन जाएगा CaCO3। ये बनाना आना चाहिए। क्लियर है? 10वीं यहीं से स्टार्ट होगी, तो हमारी पहला चैप्टर इसमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। पोटेशियम सल्फेट K और SO4, K के ऊपर चार्ज क्या होता है +1, SO4 के होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, K2SO4, K2SO4, ये बन। समझ में आया सभी को? ये क्लियर है? लास्ट टॉपिक तुम्हारा ये फॉर्मूला बनाना समझ में आया कैसे बनता है? इसके लिए तुम्हें क्या लर्न होना चाहिए? ये सारे के सारे चार्जेस लर्न होने चाहिए, ये सारे के सारे चार्जेस लर्न होने चाहिए कि CO3 के ऊपर कार्बन के ऊपर चार्ज कितना होता है 2-,
क्लियर है सभी को? लास्ट टॉपिक क्या है तुम्हारे पास, ये देखो खत्म करते हैं, डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अभी एटॉमिक मास पढ़ा हमने, अब मॉलिक्यूलर का मास निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, H2O का मास निकालना है। अब H2O का मास कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का मास, सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास के सम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। रुद्रा, एटॉमिक मास के सम को क्या कहते हैं? इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है हमारे पास? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। ये रेशियो में कहां पहुंच गए तुम? तो H2O में क्या हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16U, तो कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 2U प्लस का 16U, कितना आ जाएगा? 18U। इसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। समझे कि नहीं समझे? तो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल का मास जो होता है, ये कंपाउंड का जो मास होता है उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे जो मैंने टेबल बताया था, है ना, 20 तक। बाकियों के अगर यूज करवा रखा होगा तो मैं क्वेश्चन में तो दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। हाँ, अगला आता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास आर द सेम थिंग। फॉर्मूला यूनिट मास हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जिनके पार्टिकल्स आयंस है। जैसे एग्जांपल NaCl, एग्जांपल क्या है इसके? आयंस है NaCl। NaCl क्या है हमारे पास? इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज नहीं करेंगे, है मॉलिक्यूल ही, लेकिन इसके पार्टिकल जो है ना आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Na+ और Cl-, है ना। इसके लिए हम यूज करेंगे बस फॉर्मूला यूनिट मास। तो Na का मास कितना होता है हमारे पास? Na का कितना होता है? 23U। अभी तो इतनी देर से चीख रहे थे, बताओ ना। और इसका कितना होता है क्लोरीन का? 35.5। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 58.5U। इसको बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट मास। ये क्या होता है? द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो ये बस उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जिसके पार्टिकल्स क्या है? आयंस। सभी के पार्टिकल्स आयंस नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? लास्ट टॉपिक, जैसे इसका निकालना है तो मैं H2O का निकाल दिया मैंने यहां पर। H2O का तुम्हें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो H2O का कितना हो जाएगा? हाँ, ग्राम नहीं, U। तो यहां पर कितना आएगा? 1 × 2 प्लस का 16, कितना आ जाएगा? 18U। और किसका फाइंड करना है? HNO3। HNO3 का बताओ सारे। हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का 1U, नाइट्रोजन का 14U, वेरी गुड। और ऑक्सीजन का 16, 3 है ना हमारे पास एटम्स, तो ये आ जाएगा 16 × 3, कितना आ जाएगा? 1U प्लस 14U प्लस 48U, कितना आएगा भाई? 63। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो सभी के अगर तुम्हें लर्न होंगे HK, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, निकाल लोगे आराम से मॉलिक्यूलर मास। गुड। CaCl2 का निकालना है, इसके पार्टिकल्स आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसके लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम? फॉर्मूला यूनिट मास। CaCl2। कैल्शियम का कितना होता है भाई? 40। और क्लोरीन का कितना होता है हमारे पास? 35.5। ऐसे कितने क्लोरीन है हमारे पास यहाँ पर? 2। तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस का 71, कितना आ जाएगा हमारे पास? 111। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 111। लास्ट देखो भाई, ग्राम एटॉमिक मास। ये लास्ट टॉपिक है, ग्राम एटॉमिक मास। जो तुमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करा है ना यू में, उसी को ग्राम में जब रिपोर्ट करते हो ना तो उसको क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक। जैसे जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? 1U। और इसी का ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? GAM लिख रहा हूं, वो 1 ग्राम हो जाएगा। जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है उसको ग्राम में रिपोर्ट करते हो ना, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसका एक और नाम भी होता है, ग्राम एटॉमिक मास को लिखा नहीं क्या इसमें? अच्छा, उसमें आगे लिखा होगा। एटॉमिक मास को अगर तुम किस में रिपोर्ट करते हो? ग्राम में रिपोर्ट करते हो, उसको क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर तुमने हीलियम का कितना पढ़ा था? 4U, तो 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना पढ़ा था? 16U, कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। बस ग्राम में रिपोर्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। आगे देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सेम चीज। अगर तुम मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिपोर्ट करोगे, उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O,
H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या था हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, और इसी का मोलर मास क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 18U हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास था, इसी को ग्राम में रिपोर्ट करोगे 18 ग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास दिस। CO2 निकाल लेना, कितना आ जाएगा 44U, कितना आएगा, इसी को तुम ग्राम में रिपोर्ट करोगे ना तो दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। अरे यार सेम कैसे होगा यार, देखो भाई हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट अलग होती है, उसी को जब ग्राम में रिपोर्ट करते हो ना, आंसर को ग्राम में रिपोर्ट करते हो ना, तो उसको बोला जाता है मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ग्राम मोलर नहीं अलग है। मैंने इक्वल टू कहां लगाया इसमें यार, तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं आती, मैंने इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगाया कि ये 18U 18 ग्राम के बराबर है, ऐसा तो नहीं लगाया। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिपोर्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट नहीं समझ में आता। अगर तुम्हारे पास 18U है उसी को 18 ग्राम में रिपोर्ट करोगे तो दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। इसका एक और नाम भी होता है मोलर मास। क्लियर है यहां तक? चलो चैप्टर खत्म।